राधे राधे प्रिय दर्शकों। सुबह के 10:30 बज चुके थे। महिपाल जी किचन से 2 रोटी 1 कप चाय लेकर अपने आंगन में हल्की हल्की धूप में बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी उनके पड़ोसी मित्र उनके घर में आते हुए कहने लगे, कैसे हो महिपाल भैया? महिपाल जी ने कहा, ठीक हूँ, आओ आओ मेरे साथ नाश्ता कर लो। तो उनके पड़ोसी मित्र कहने लगे, क्या बनाया है नाश्ते में? चाय रोटी। आखिर कब तक चाय और रोटी खाते रहोगे? भाभी जी के जाने के बाद तो बस चाय रोटी या खिचड़ी ही खा रहे हो। महिपाल जी ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह 4 रोटी बना लेता हूँ तो दोनों टाइम का मेरा गुजारा चल जाता है। खाने की कोई दिक्कत नहीं है। महिपाल जी की बातें सुनकर उनके पड़ोसी मित्र ने कहा, अरे हाँ हाँ, किसी तरह से पेट तो भर ही जाता है, लेकिन बहू और बेटे के पास जाकर कुछ दिन के लिए समय गुजार कर आओ। मत रहना वहां हमेशा के लिए, थोड़े दिन चले जाओ। 2 साल हो गया भाभी जी को गए हुए, तब से इसी घर में अकेले ही पड़े हो। महिपाल जी ने कहा, ये बात तो तुमने ठीक कही। खाने की दिक्कत नहीं, पर परेशानी यह है कि जब सुबह रोटी बना लेता हूँ, अब देखो अभी चाय रोटी खा लूंगा, फिर पूरा दिन कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? अकेलापन खाने को दौड़ता है। बिल्कुल इस घर में अब अच्छा नहीं लगता। दोनों के बीच में बातें होती रही। फिर महिपाल जी का दोस्त उठकर वह चले गए। बोले, मुझे थोड़ा आगे किराने की दुकान तक जाना है। बहू ने चाय पत्ती और शक्कर जो मंगवाया है। महिपाल जी सोचने लगे कि कह तो यह ठीक ही रहे हैं, क्यों ना कुछ दिन के लिए बेटे के साथ मुंबई चला जाऊं। वैसे उनके बेटे ने फोन करके बताया था कि 15 दिन के बाद ही मैं आने वाला हूँ। महिपाल जी मन ही मन में खुश होने लगे थे कि इस बार जब मेरा बेटा प्रमोद मुंबई से घर आएगा तो मैं उसको यह बोल दूंगा कि बेटा मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलूंगा, अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगा और वहां रहूंगा, मेरा अकेलापन दूर होगा। 15 दिन उनके सोचते विचारते यूं ही निकल गया और 17-18 दिन के बाद जब महिपाल जी का बेटा प्रमोद घर आया तो महिपाल जी के खुशी का ठिकाना ना रहा। महिपाल जी अपने बेटे के लिए पूरी और सब्जी बनाने लगे, लेकिन महिपाल जी को अब दिखाई भी कम देता था। इसीलिए कोई पूरी कच्ची थी तो कोई मोटी रह गई थी। सब्जी में उन्हें पानी ज्यादा पड़ गया था तो रोटी के पूरी के साथ खाने में इतना मजा नहीं दे रहा था। आधा भरा पेट करके प्रबोध ने थोड़ा मुड़ा खा लिया। फिर कहा, बाबूजी, क्या आप इसी तरह से रोज खाना बनाकर अपना गुजारा करते हो? अरे नहीं बेटा, पूरी उड़ी तो कौन खाता है, मैं तो तुम्हारे लिए बनाया। मैंने देखा था कि तुमको पूरी पसंद है, तुम्हारी माँ हमेशा तुमको पूरी बनाकर दिया करती थी। मैंने भी कोशिश किया बेटा, लेकिन हो नहीं पाया तुम्हारी माँ जैसे। प्रमोद ने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, मैंने तो तुम आज बहुत दिनों के बाद घर का खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। वह अपने पिता को खुश करने के लिए बोल दिया और फिर वह खुद ही बोला, बाबूजी, आप तैयारी बना लो। अब आप इसी तरह से खाते रहोगे तो कितने दिनों तक चल पाएगा? आप बीमार हो जाओगे। अब मैं आपको इस बार मुंबई लेकर चलता हूँ। महिपाल जी की मुंह की बात प्रमोद ने छीन लिया था, क्योंकि उनके कहे बिना ही उसने जो बोल दिया। दोनों बाप बेटे मुंबई जाने की तैयारी में घर की चीजों को जो कुछ बाहर पड़ी थी, जिन्हें संभाल कर रखना था, महिपाल जी अपने बेटे के साथ सारी व्यवस्था कर दिए और अपना 2 जोड़ी कपड़ा एक बैग में रख लिए। बाकी का बेटे को बोल दिए, बेटा पुरानी साइकिल पड़ी है वो अंदर रख दे। कुछ बर्तन वर्तन था, वह सब अपने बेटे के साथ मिलकर घर के अंदर रखकर ताला बंद करके मुंबई के लिए रवाना हो गए। पूरे ट्रेन में जब वह मुंबई जा रहे थे तो उनके मन में एक अलग ही खुशी थी। वह नए नए सपने सजोए थे, मुंबई जाऊंगा, बहू होगी, पोते पोतियां होंगे, मुझे देखकर दादा दादाजी चिल्लाएंगे, मेरे आस पास खेलेंगे, मस्ती करेंगे, उनसे बातें करूंगा। अब तो मैं अकेला नहीं रहूंगा, जैसा यहाँ अकेला मेरा दम घुटता था। सोचते विचारते 2 दिन के बाद वह मुंबई शहर पहुंच गए। जब अपने बेटे के घर पर पहुंचे तो उनकी बहू उनको सर से पांव तक देखते हुए ही
मुंह बना ले। दरवाजे पर ही उन्हें उनका जिस तरह से स्वागत हुआ तो वह समझ गए थे कि मैंने कहीं कोई भूल तो नहीं कर दी अपना घर छोड़कर। जब वह अंदर आए तो उनकी बहू ने उन्हें सोफे में बैठने को बोल दिया और फिर कहा, क्या चाय पियोगे बाबूजी? वह कैसे बोलते कि हाँ, चाय पीऊंगा, खाना खाऊंगा। 2 दिनों के सफर के बाद भूख तो लगी ही होगी। तभी उनकी बहू ने नौकरानी को बोलकर चाय बनवा दिया और फिर वह भी ना जाने किस कमरे में चली गई। 2 बच्चे भी थे, एक पोता और एक पोती। वह दोनों आए और दूर से ही गुड इवनिंग दादाजी इतना कहकर चले गए। कुछ तो महिपाल जी के समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी आता है इस तरह से अपना फर्ज अदा करने के बाद चला गया। ना तो उनकी बहू ने कोई गांव का हाल पूछा और न ही महिपाल जी के बारे में। ना उनके पोता और पोती उनके पास आए, ना ही उनसे बात किए। कुछ समय के बाद नौकरानी एक कप चाय लेकर आई और टेबल पर रख दिया। महिपाल जी ने पूछा, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ चले गए? नौकरानी ने कहा, यह समय तो मैडम के सोने का है, वह आराम कर रही हैं। और बच्चे बच्चे अपने कमरे में होमवर्क कर रहे हैं, उनका शाम का ट्यूशन रहता है। महिपाल जी ने सोचा, कहीं मैं मुंबई आकर अपने बहू और बेटे को परेशान तो नहीं कर दूंगा। महिपाल जी उसी हॉल में अकेले बैठे रह गए। उनका बेटा भी घर पर नहीं था, बाबूजी को छोड़कर तुरंत ही बाहर निकल गया था। शाम को जब बहू ने खाना बनाया तो उन्हें खाना देकर और फिर से अपने बच्चों के साथ अलग बैठकर खाना खाई। बाबूजी के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम था, उसी में उनका सामान रखवाकर उनको भी शिफ्ट कर दिया गया। बाबूजी यह सोचने लगे कि कम से कम गांव में आते जाते खुला खुला घर था तो मेरे दोस्त मेरे पड़ोसी भी तो आवाज दे दिया करते थे। आज बाबूजी को आए हुए 15 दिन बीत गया था। ना तो वह अपने पोते पोतियों के साथ 5 मिनट बात किए थे और न ही उनके पास बहू आती थी। बस वही काम वाली आकर उनसे थोड़ा हाल चाल पूछ लिया करती थी। वह भी एक गरीब विधवा औरत थी। तो जब वह आती तो पूछती, कैसे हो बाबूजी, तबीयत पानी कैसा है? उसी के साथ बाबूजी का थोड़ा लगाव हो गया था और वह भी बाबूजी उससे हाल पूछ लिया करते थे। कैसी हो बहन, तबीयत पानी कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? बस उन दोनों के बीच ही एक प्यारा सा भाई बहन का रिश्ता जो बन गया था। लेकिन यह बात भी प्रमोद की पत्नी पूजा को बहुत खटकती थी। जो जैसे स्टैंडर्ड वाले हैं ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती करेंगे ना। अरे बाबूजी को इस नौकरानी के साथ बात करने की क्या जरूरत है? इसे बहन जी बोलकर इतना इज्जत क्यों दे रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। प्रमोद ना जाने कहाँ से इस अपने गंवार पिता को यहाँ उठाकर लाया है। पूजा को तो उसके ससुर फूटी आंख नहीं भाते थे। उसने कई बार प्रमोद से भी बोला कि तुम्हारे बाबूजी घर में बैठे बहुत परेशान होते हैं, तुम उन्हें उनके गांव क्यों छोड़कर नहीं आते? आखिर अब 15-20 दिन से ज्यादा हो गया है। प्रमोद ने बोल दिया, कैसी बातें करते हो? गांव में सबको पता है कि मैं एक बहुत बड़ा अफसर हूँ। मुंबई में हमारा अपना घर है और यहाँ बाबूजी अकेले भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। बूढ़े पिता को मैं अकेले वहाँ मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश के लिए बड़ी मेहनत किया है। अपने पति की यह बातें सुनकर पूजा इतना तो समझ गई थी कि यह प्रमोद सीधे तरीके से अपने पिता को गांव नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन पूजा भी यह सोची थी कि इस बुढ़ऊ को मैं ज्यादा दिनों तक इस मुंबई शहर में बैठा कर नहीं खिलाऊंगी। इस बुढ़ऊ के आने के बाद से मेरी सारी आजादी छीन गई है। मेरी सहेलियां भी मेरे घर में आने से डरने लगी हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरा पूरा स्टैंडर्ड इस बुढ़ऊ के वजह से खराब हो रहा है। इसीलिए उसने नई नई योजनाएं बनाने लगी, लेकिन वह सारी योजनाओं में असफल रही। एक दिन उस नौकरानी काम पर नहीं आई।
तो बाबूजी उस दिन पूरा अकेला ही घर पर रह गए। उनसे किसी ने बात नहीं किया। दोपहर में बहू उनके लिए खाना टेबल पर रखकर चली गई और जब वह खा लिए तो थाली उठाकर गई। ना किसी बच्चे ने बात किया और ना ही उनकी बहू ने। वह पूरा दिन अकेले अपने कमरे के दरवाजे पर बैठे हुए अपने गांव के बारे में सोचते रह गए। दूसरे दिन जब नौकरानी काम पर आई तो उन्होंने तुरंत पूछ दिया, बहन जी, कल तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं आई थी? नौकरानी ने बताया, बाबूजी, मेरे बेटे को मलेरिया हो गया है, इसीलिए कल मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर तो उसे पूरे 7 दिन के लिए एडमिट करने को बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया कि आप दवाइयाँ दे दो, घर से ही बच्चे का इलाज कर लूंगी। हॉस्पिटल में रहने वाला कोई दूसरा नहीं है और मेरे पास हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट करने के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं। तो बाबूजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे की दवाई के लिए पैसों की बात मैं अपने बेटे प्रमोद से करूंगा। शाम को जब प्रमोद आया तो बाबूजी ने कहा, बा प्रमोद, मुझे कुछ पैसों की जरूरत, तुम मुझे पैसे दे दो। बाबूजी की बात सुनकर प्रमोद ने कहा, पैसे आपकी बहू पूजा के पास रखे हैं, आपको जितने पैसों की जरूरत होगी पूजा से मांग लेना। यह कहते हुए वह ऑफिस चला गया। जब बाबूजी पूजा से बोले, बहू, कुछ पैसे मुझे दे दो। पूजा ने सुन लिया था कि बाबूजी प्रमोद से पैसे मांग रहे हैं। वह पहले ही गुस्से में थी। वह चिल्लाकर बोली, बाबूजी, आपको किस चीज की कमी पड़ी है जो आप अपने बेटे से पैसे मांग रहे हो? क्या लग रहा होगा उनको कि मैं आपकी सेवा नहीं करती, आपकी सेवा में कोई कमी कर रही हूँ, इसीलिए तो बाबूजी अपनी हेल्प के लिए पैसे मांग रहे हैं। नहीं बहू, मुझे अपनी कोई जरूरत के लिए पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो जो इस घर में काम वाली आती है उसके बेटे के दवाई के लिए पैसे चाहिए। यह बात सुनकर पूजा गुस्से में आ गई। क्या नौकरानी के बेटे की दवाई करना है आपको? अरे हम उसे काम पर रखे हैं तो महीने महीने की तनख्वाह देते हैं उसे, फ्री में वह काम नहीं करती। दिवाली दशहरा बोनस देते हैं उसे, फिर हम उसे एक्स्ट्रा पैसा क्यों दें? आपको अगर ज्यादा मनमानी करना है तो आप यह घर छोड़कर अपने गांव में जाओ और वहीं दान दक्षिणा लुटाओ। इस मुंबई शहर के महंगाई में मुझे अपना घर चलाना भारी पड़ता है। बहुत कुछ सुनाया। आज बहू ने बाबूजी को पैसा तो उसने दिया ही नहीं। फिर दूसरे दिन प्रमोद अपनी पत्नी को 3 लाख रुपए देते हुए बोला, ये पैसे संभाल कर रख दो, ये मेरे बॉस के पैसे हैं। मेरे बॉस कंपनी से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसीलिए यह पैसा अभी एक एजेंट देकर गया था और वह मैं उनका पैसा संभाल कर रख रहा हूँ। पूजा ने पैसे अलमारी में रख दिए। 4 दिनों के बाद जब प्रमोद ने पैसे मांगा तो पूजा अलमारी में पैसे ढूंढने लगी। पूरी अलमारी उसने तहस नहस कर दिया, सारे कपड़े इधर उधर फैला दिया, लेकिन उसे 3 लाख रुपए नहीं मिले। फिर वह कहने लगी, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? घर में तो हम 3-4 लोग हैं, हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे, तुम और मैं, काम वाली आती है, तो आज इतने दिनों से वह कभी भी हमें चोरी जैसी शिकायत का मौका नहीं दिया। आज तुम्हारे पिताजी के आने के बाद से ही हमारे घर में इतना बड़ा कांड हुआ है। इस बात का पता तो मैं लगाकर ही रहूंगी कि आखिर घर के अंदर ही पैसे कहाँ चले गए। मुझे बाबूजी के कमरे की तलाशी लेनी होगी। यह बात सुनकर प्रमोद ने बोला, कैसी बातें करती हो पूजा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिताजी के कमरे की तलाशी लोगी? मैं अपने पिताजी को बचपन से जानता हूँ। मेरे पिताजी के ऊपर इतना गलत आरोप लगाने से पहले तुमने कुछ सोचा भी नहीं। पूजा ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे कमरे की पूरी तलाशी हो गई, पूरे घर की तलाशी हो गई, तो अब बाबूजी के कमरे में ही तलाशी लेने में क्या बुराई है? वह पहले गई और अपने ससुर के बिस्तर तकियों के उलट पुलट किया। फिर वह उस एक संदूक को देखने लगी जो बाबूजी गांव से लेकर आए थे। उस संदूक को खोलते ही उसमें से पैसे निकल गए, लेकिन ये क्या, पैसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही थे। 2 बंडल थे, तीसरा बंडल गायब था। वह दोनों बंडल हाथ में उठाकर चिल्लाते हुए आई, पैसे मिल गए, देखो, ये देखो प्रमोद, तुम्हारे पिताजी ने ही पैसे चुराए थे। और एक बंडल उस काम वाली बाई को दे दिया, देखो, इसमें सिर्फ 2 बंडल है, इसका मतलब 2 लाख रुपए बचे हैं, 1 लाख रुपए इन्होंने दे दिया।
यह उसी दिन पैसे काम वाली बाई को देने के लिए मांग रहे थे, तो मैंने बोल दिया था कि जिस दिन उसकी तनख्वाह दूंगी उसी दिन पैसे दे दूंगी। लेकिन तुम्हारे पिताजी से रहा नहीं गया, उन्होंने चोरी करके काम वाली के लिए पैसे दे दिए। यह सब देखकर बाबूजी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे संदूक में पैसे कहाँ से आए। वह आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा मेरी बात मान, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, तो मुझ पर तो यकीन कर। अब यह सब देखकर प्रमोद भी शौक में था। आखिर बाबूजी के कमरे में पैसे। उन्होंने अब एक दो बार बोला भी, पूजा मेरे बाबूजी पैसे नहीं चुरा सकती। लेकिन पूजा अपनी आवाज ऊंची करती हुई अपने पति की आवाज को दबा देती। तो फिर बाबूजी के संदूक तक पैसे कैसे चले गए? क्या पैसों के पैर है, या मैं खुद ले जाकर रखती? देखो प्रमोद, तुम्हारे बाबूजी के आने के बाद इस घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। हमारे दोनों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हम इन्हें अच्छी अच्छी महंगी स्कूलों में पढ़ाते हैं, कल के हमारे बच्चे यही सीखेंगे तो हमारा क्या नाम रह जाएगा? ऐसा करो, बाबूजी को गांव भेज दो। तो प्रमोद ने वही जवाब दे दिया कि बाबूजी को देखो, मैं अकेले गांव में नहीं रख सकता। पूजा ने तुरंत बोल दिया, तो फिर बाबूजी को वृद्धा आश्रम में रख दो। वहां उनके उम्र के लोग मिलेंगे और उनका मन भी वहां लगा रहेगा। जो भी वहां के खर्च होंगे तो बाबूजी को वहां देते रहना। बाबूजी को घर से निकालने का उसके मन में यह एक नया तरीका था। उसने काम वाली बाई को भी बहुत डांट फटकार कर नौकरी से निकाल दिया था। प्रमोद अब अपनी पत्नी के रोज की झिकझिक से भी परेशान हो चुका था, और यह 1 लाख रुपए चोरी होने के बाद से वह और भी परेशान हो गया था। इसीलिए उसने बाबूजी से बोला, बाबूजी आप तैयारी बना लो, कल सुबह हम आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे। बाबूजी उस दिन बहुत रोए कि क्या मैं इसी दिन के लिए बेटे बहू का सुख लेने आया था। आज मेरा सब कुछ दूर हो गया और मैं परायों के बीच में जाकर रहूंगा। उन्होंने अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश की कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, लेकिन उनकी बात ना तो उनका बेटा ध्यान से सुना और पूजा तो सुनने वाली ही नहीं थी। दूसरे दिन बाबूजी को प्रमोद अपनी कार में बिठाकर वृद्धा आश्रम छोड़कर आ गया। तब जाकर पूजा को चैन और सुकून पड़ा। बाबूजी वृद्धा आश्रम में बहुत उदास और दुखी से रहने लगे। वह गांव की खुली हवा, खुले घर में रहने वाले इंसान अपने बहू और बेटे का सुख लेने आए थे, लेकिन उनकी किस्मत कहाँ लेकर उन्हें चली गई। बाबूजी को न वृद्धा आश्रम का खाना अच्छा लगता था, न वहां का रहन सहन। वह वहां पर रोते ही रहते थे। वह वृद्धा आश्रम में रहते हुए आज 1 महीना होने को आया था। 1 महीने में उन्होंने 2-3 बार घर के नंबर में फोन किया, क्योंकि प्रमोद ने वृद्धा आश्रम में घर का नंबर लिखवा दिया था। उसने सोचा कि ऑफिस में बार बार अगर काम के समय में फोन गया तो मुझे डिस्टर्ब होगा। इसीलिए जब घर में फोन आता तो पूजा यही कह देती कि अभी हम सब बिजी हैं और प्रमोद ऑफिस गए हैं। प्रमोद से एक भी दिन बाबूजी से बात नहीं हुई, लेकिन जब एक दिन सुबह सुबह फोन आया, प्रमोद घर पर ही था। नहाकर हॉल में खड़े खड़े वह अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया तो वहां से आवाज आई, मैं वृद्धा आश्रम से बोल रहा हूँ। वृद्धा आश्रम में तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई है। यह सुनते ही प्रमोद के हाथ पैर ढीले पड़ गए, मानो काटो तो खून नहीं। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर हड़बड़ा कर वृद्धा आश्रम पहुंचा और वहां पर देखा कि उसके बाबूजी के शव को उठाकर जमीन पर लेटा रहे थे। वह बाबूजी के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगा। तभी उसने देखा कि बाबूजी के हाथ अकड़े हुए हैं। वह दोनों हाथों से सीने पर अपना एक तस्वीर लिए हुए थे। वह तस्वीर किसी और की नहीं, उसी की थी। वह तस्वीर निकाल कर और रोने लगा, बाबूजी मरते मरते भी आप मुझे सीने से लगाए थे। तभी वहां पर एक कर्मचारी उन्हें बुलाकर कहते हैं, क्या आप मृतक के बेटा हो? हाँ, यह मेरे पिताजी हैं। प्रमोद ने कहा, क्या कोई बात है? मेरे बाबूजी कुछ बोल कर गए हैं। तो उस कर्मचारी ने बताया कि तुम्हारे बाबूजी 1 महीने हो गया जब से आए हैं, अपनी संदूक में से यही फोटो निकाल कर
और यही पुरानी कुर्सी में बैठे हुए देखते रहते और रोते रहते थे। वह यही कहते कि बेटा कब आएगा? मेरे जाने से पहले एक बार तू आएगा कि नहीं? वह ना खाना खाते थे और ना ही यहाँ पर उनका मन लगता था। हाँ, उनसे एक औरत मिलने आती थी, अपने एक बच्चे को लेकर और उनके लिए अपने घर से खाना लाती थी। उनके साथ बैठकर बातें करती थी, उनके सुख-दुख का ध्यान रखती थी। तभी उनका मन थोड़ा-सा हल्का होता था, लेकिन उस औरत के जाने के बाद फिर से यह व्यक्ति उदासी और बेचैनी की दुनिया में खो जाते थे। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे बाबूजी मुझे कितना याद करते रहे, लेकिन मेरी बात बाबूजी से नहीं हो पाई। फिर वह आदमी थोड़ी दूर के लिए एक अलमारी से कुछ निकाल कर लाया और बोला, लो, यह पत्र ले लो। तुम्हारे पिताजी यह पत्र लिखकर और मुझे दे दिए थे। बोले, यदि मैं मर भी गया तो यह पत्र मेरे बेटे को दे देना। प्रमोद उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने पत्र को मोड़कर जेब में रख लिया और वृद्धा आश्रम के बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने पिताजी का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। वह जब घर पर आया तो उसने अपने पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? उसकी पत्नी ने बोला, मैंने क्या किया है? और तुम जब से अपने बाबूजी से मिलकर आए हो, तो इस तरह से क्यों हो? अरे जाने वाले तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन क्या हम जीना छोड़ दें? तुम्हारे बाबूजी वृद्ध हो गए थे। क्या तुम्हारी माँ नहीं मरी? तो जो तुम्हारे बाबूजी सारी जिंदगी जीते रहेंगे। इस बात पर प्रमोद को गुस्सा आ गया। मेरे बाबूजी इतना जल्दी मरने वाले नहीं थे। वह सब कुछ जो भी हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी बातों में आकर यदि मैं अपने बाबूजी को वृद्धाश्रम नहीं भेजता, तो शायद मेरे बाबूजी आज जिंदा होते। तुम मेरे पिता के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो? अब तुम मेरी नजरों से और मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गई हो। रुको, मैं तुम्हारी माँ को फोन करके बुला देता हूँ। तुम अपनी मायके अभी के अभी चली जाओ। यह सुनकर पूजा कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बातें करने की? वह चिल्लाती रही। प्रमोद ने उसके मायके फोन लगा दिया। हेलो, सासू माँ, आप जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाइए और अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए। पूजा की माँ भी यह सुनकर तमतमाती हुई 1 घंटे के बाद अपने बड़े बेटे को लेकर अपनी बेटी के घर पहुंच गई। आते ही कहने लगी, कहाँ हो दामाद जी? क्यों आप ऐसा बोल रहे थे? क्यों मैं अपनी बेटी को अपने घर लेकर जाऊं? शादीशुदा बेटी अपने ससुराल में ही ठीक। ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो आप उसे घर से निकाल रहे हो? प्रमोद बोला, मम्मी जी, पहले आप सारी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप जो भी बोलना है बोलिए। आपकी बेटी ने ऐसा गुनाह किया है कि वह अब मेरे घर में एक पल नहीं रहेगी। यह बात सुनकर थोड़ा सा पूजा की माँ सहम गई और फिर धीरे से बोली, आखिर दामाद जी, मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया, बताएंगे तभी तो। प्रमोद ने कहा, अपनी बेटी से खुद ही पूछो कि उसने क्या किया है। पूजा की माँ अपनी बेटी की तरफ देखी तो वह चुप थी, लेकिन प्रमोद ने फिर कहा, वह नहीं बताएगी, मैं ही बताता हूँ। सुनिए मेरी माँ का पत्र। वह पढ़ने लगा, मेरे बेटे प्रमोद, तुम हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटा, मैं अपने दिल की बात जो तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन ना तो तुम्हारे पास समय था और ना ही मेरी बात बहू ने सुना। बेटा, जब से तुम मुझे मुंबई लेकर आए हो, तब से बहू मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारे रहने पर वह मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमेशा वह मुझे ताना मारती रहती थी। वह चाहती थी कि मैं वापिस गांव चला जाऊं। वह कभी बच्चों को मेरे पास नहीं आने दी। जो उम्मीद लेकर मैं मुंबई आया था कि अपने पोते पोतियों के साथ बात करूंगा, उनके साथ खेलूंगा, आज मुझे इतने दिन हो गया आए, लेकिन मैं अपने बच्चों के पास भी नहीं बैठा। मुझे नौकरानी से चाय और खाना भिजवा दिया करती थी। मैं अकेले एक छोटे से स्टोर रूम में पूरा दिन पड़ा रहता था। वही एक नौकरानी थी जो आते जाते मेरा हाल पूछ लिया करती थी। लेकिन बहू
और पोते-पोती कभी मेरे पास नहीं आ नौकरानी ने उस दिन मुझे बताया कि मेरे बेटे का मलेरिया का बुखार है। उसे डॉक्टर ने एडमिट करने को बोला। इसीलिए मैंने उसे दवाई के पैसे देने को तुमसे माँगे तो तुमने बोल दिया कि बहू से ले लेना। जब मैंने बहू से माँगा और उसे बताया कि पैसे मुझे इस नौकरानी को देना है, तो उसने मुझे बहुत भला-बुरा, खरी-खोटी सुनाया कि दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं रही। लेकिन बेटा मैंने पैसे फिर भी नहीं चुराए। मैं तुम्हारी माँ की एक अंगूठी अपने पास रखा था। वही अंगूठी मैं उसके बच्चे की दवाई के लिए दे दिया। लेकिन बहू ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे वृद्धा आश्रम भिजवा दिया और उस नौकरानी को काम से निकाल दिया। बेटा वह नौकरानी इतनी खुददार निकली कि मेरे पैसे फ्री में नहीं लिए। उसने पैसे वापिस करने मुझे वृद्धा आश्रम आई और मुझसे बार-बार माफी मांगती कि बाबूजी, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। यदि आप मुझ पर दया नहीं करते, तो शायद आज वृद्धा आश्रम में नहीं होते। आपने मुझे बहन माना, उसी की सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। एक गरीब किसी की बहन, किसी की रिश्तेदार नहीं हो सकती। वह मुझे घर से खाना लाकर आती थी। मेरे सुख-दुख पूछा करती थी। अंतिम समय में उसने मेरी सेवा किया। बेटा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तुम मेरे गाँव वाला घर उस नौकरानी को दे देना। उसने मेरे अंतिम समय में खूब सेवा की है। और बेटा, मेरा यह पत्र लिखने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे घर गृहस्थी में आग लगाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में दबी रह जाए और मैं इस दुनिया से लेकर चला जाऊँ। यही मैं नहीं चाहता। बेटा, तुम अपने घर गृहस्थी में बहू बच्चों के साथ खूब खुश रहना। मैं कई बार घर में फ़ोन भी लगाया था कि यह बात मैं तुमसे फ़ोन करके बता दूँ। लेकिन बहू बता देती थी कि तुम ऑफ़िस चले गए हो। तुमसे बात भी नहीं हो पाई बेटा, नहीं तो यह मैं पत्र क्यों लिखता? सारी बात तुमसे बताता और अपने दिल की सफाई दे देता। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हो सकता है यह पत्र मेरे इस दुनिया के जाने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा अभागा पिता। पत्र पढ़ते-पढ़ते प्रमोद की आंखों से आंसू इतना बह रहे थे कि उसके शर्ट का कॉलर भीग चुका था। पत्र सुनकर पूजा की माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने अपनी आंखों को पोंछकर अपनी बेटी से पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया था अपने ससुर के साथ? प्रमोद ने बोला, हाँ माँ जी, क्या आपको मेरे मरे हुए पिता के पत्र पर भी भरोसा नहीं है? आप याद कीजिए, उस दिन की बात है जब आपकी बेटी आपके घर से चैन लेकर आई थी। उसने बताया कि मेरी माँ ने मुझे एक सोने का चैन दिया है। लेकिन यह बात सुनकर पूजा की माँ चौंक कर पूजा की तरफ देखने लगी। पूजा, मैंने तुझे सोने का चैन कब दिया? मेरे बेटे के सामने झूठ क्यों बोल रही है? मेरे पास है ही कहाँ? मैं तो खुद ही बहू बेटे के सहारे हूँ। वह भी डर गई थी कि क्यों मुझे झूठा फंसा रही है मेरी बेटी। पूजा की माँ अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, मैंने इसे कोई चैन नहीं दिया। यह झूठ बोल रही है। तब पूजा का भाई बोला, तू इतनी झूठी और इतनी खुददार बहन है, मैंने कभी सोचा नहीं था। यदि मैं माँ बाबूजी के साथ ऐसा करूँगा, तो तुझे कैसे लगेगा? पूजा की माँ आगे बढ़कर पूजा की गाल में एक थप्पड़ मार दिया और बोला, तू इतनी दुष्ट है। मायके से लेकर ससुराल वालों की तरफ तक झूठ बोली। अपने ससुर के साथ ऐसा किया। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी। जो करना है दामाद जी आप करो। मैं इसे अपने घर लेकर नहीं जाऊँगी। मेरे घर में भी मेरा बहू मेरा बेटा है, मैं अपने घर में आग नहीं लगा सकती। यह कहकर पूजा की माँ वहाँ से जाने लगी। जाते-जाते उसने एक बार अपने दामाद जी यानी प्रमोद जी से हाथ जोड़कर बोली, बेटा, यह बात माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, इसे बच्चों के लिए इसी घर में पड़ा रहने दो। आखिर तुम्हारी पिताजी की भी यही अंतिम इच्छा थी कि बहू और बच्चों के साथ तुम खुश रहो। मैं भी यही हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि इसे मत निकालो और मैं अपने घर तो ले जा नहीं सकती। बाकी बेटा तुम्हारी मर्जी। प्रमोद ने देखा कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि बहू को माफ कर दे। उसने अपनी सास से यह कह दिया, माँ जी,
मैं इसे घर से तो नहीं निकालूँगा, लेकिन यह मेरे दिल और मेरे नज़रों से उतर चुकी है। यह इस घर में पड़ी रही। लेकिन अब जिस तरह से मैं इस पर भरोसा करता था, जिस तरह से मैं इससे प्यार करता था, इसके प्यार में मैं अंधा था। इसके कहने पर मैंने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दिया। कभी उनकी बात नहीं सुना कि मेरी पत्नी मेरे पिता का ध्यान रखेगी। इसने मेरे सारे भरोसे को तोड़ दिया। यह अब मेरे दिल से उतर चुकी है, भले ही यह मेरे घर में रहे। पूजा की माँ ने दामाद जी से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें इस बात का दबाव नहीं दूंगी कि तुम पहले जैसा करो, आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह अपने बेटे को लेकर चली गई और प्रमोद हमेशा अपने दिल में एक दर्द भरा प्रायश्चित लेकर जीता रहा। काश मैं पिताजी को गांव से नहीं लाया होता। काश मैं अपने पिताजी की बात सुन लिया होता। काश मैं अपने पिताजी को वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ता। काश काश काश। अब सिर्फ उसके लाइफ में काश रह गया था। उसके पिताजी तो वापिस आने नहीं वाले थे। यदि समय रहते वह कभी अपने पिताजी से बैठकर बातें करता तो आज यह दिन देखने नहीं पड़ते। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। क्या प्रमोद अपनी पत्नी को घर में रखकर अच्छा किया या उसे उसके घर से निकाल देना चाहिए? क्या उसकी माँ उसे अपने साथ नहीं ले जाकर अच्छा किया? बताइए दोस्तों, अपने अनमोल विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।